आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आई नो तुम्हारे पास टाइम कम है, मेरे पास भी कम है, जल्दी से समझाऊंगा, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ एंड स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इस चैप्टर का पैटर्न कुछ ऐसा है। सबसे पहले तुम्हें पता चलेगा ब्रिटिश रूल कैसे आया इंडिया में, क्या हुआ, उन लोग ने क्या किया। उसके बाद तुम्हें पता चलेगा ब्रिटिश रूल आ तो गया, उसने एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या किया, उसने इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या किया, उसने फॉरेन ट्रेड में क्या क्या किया, एंड इसकी वजह से इंडिया की फिर डेमोग्राफिक कंडीशंस कैसी हो गई, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन। तुम लोग देखते हो बर्थ रेट, डेथ रेट, दुनिया भर की चीज़ें। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद हम लोग ये भी पढ़ने वाले कि कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी थे क्या ब्रिटिशर्स के इंडियन इकोनॉमी में। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग आज के इस चैप्टर में। तो देखो, ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ बैटल ऑफ प्लासी से, जो कि 1757 में हुई थी। ये डेट तुम याद रख सकते हो क्योंकि एग्ज़ाम में MCQs में 1 नंबर में आ जाता है आराम से। प्लस इसके बाद 200 साल, ये भी याद रख सकते हो कि 200 साल के बाद हम लोग को इंडिपेंडेंस मिली थी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स ने एक्चुअल में किया क्या, कैसे भाई इंडिया से कैसे वो लोग रिसोर्सेज वगैरह उठा रहे थे, क्या क्या कर रहे थे ताकि उनकी इकोनॉमी ग्रो हुए एंड वो इंडिया पे और अच्छे से कब्जा कर पाए। अब देखो क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स तो थे एंड इंडियंस भी थे, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बहुत स्मार्टली इंडिया गए। वो लोग ने कहा कि यार चलो कॉलोनाइज करते हैं, एंड एज आई सेड बिफोर कि बैटल ऑफ प्लासी चल रही थी, उन लोग किसी तरह घुस गए एंड थोड़ा सा अपना कॉलोनाइलिज्म जो भी होता है वो इंडिया पे जमाने लगे। अब जमाते जमाते वो लोग क्या कर रहे थे, काफ़ी स्मार्टली वो लोग इंडिया से बहुत सारे रिसोर्सेज लेते जा रहे थे एंड अपने ब्रिटिश इकोनॉमी वगैरह में डाल रहे थे इंडिया के रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज लेने के बाद एक और उसने काफ़ी स्मार्टली चीज़ की कि यार रिसोर्सेज तो वो उठा रहे, रॉ मटेरियल उठा रहे इंडिया से, बहुत कम प्राइस में उठा रहे। अब उन लोग ने क्या किया कि यार ब्रिटिशर्स की जो इंडस्ट्रीज़ थी वहीं पे उसने जो रॉ मटेरियल उठाया, इंडिया के ही रॉ मटेरियल को उठा के इंडिया से कॉटन उठा रहे और अपनी इंडस्ट्री में कपड़ा बना के इंडिया को ही बेच दिया, वो भी हाई प्राइस पे, ठीक है। अब यहाँ पे तो चल रही है मशीनरीज बहुत तगड़ी, एकदम खतरनाक, ये लोग इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब भाई अब तुम बताओ यार, एक ऐसी खतरनाक सी फैक्ट्री सेटअप है, उसमें पता नहीं क्या 1000-50,000 कपड़े बनते हैं एक दिन में, वर्सेस एक इंडिया में एक बाबू अंकल वंकल बैठे हैं, वो अपनी सिलाई बुनाई कुछ कर रहे हैं, सिलाई मशीन से एक कपड़ा बना रहे हैं। तुम बताओ, तुम्हें लगता है कि वो अंकल बीट कर पाएंगे ऐसी तबाही मशीनरी को? नहीं कर पाएंगे ऑफकोर्स। तो क्या हुआ कि जो इंडिया में था यार, इंडिया में और डिपेंडेंसी बढ़ती गई कि भाई चलो यार ब्रिटिशर्स की कपड़े वपड़े वही पहनते हैं क्योंकि यार इजीली अवेलेबल है। अब वहाँ पे जो बन रहा है वो तो काफ़ी महंगा होते जा रहा है, और जो ब्रिटिशर्स से जो चीज़ें आ रही है, ठीक है, और वो ज़्यादा होती जा रही है। तो इंडिया क्या होता गया, धीरे धीरे डिपेंड होता गया। ब्रिटिशर्स की जो इम्पोर्ट्स है, जो फिनिश्ड गुड्स वो इंडिया को डाल रहे, उसमें काफ़ी डिपेंडेंसी आ गई इंडिया की। ब्रिटिशर्स प्रॉफिट बनाए जा रहे हैं इंडिया को गुड्स बेच के, और प्रॉफिट बना रहे हैं इंडिया से गुड्स लेके। वो इंडिया से गुड्स ले रहे हैं, इंडिया को भी बेच रहे हैं, हर जगह बेच रहे हैं। ऐसे क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी फ्लरिश होने लगी, काफ़ी ग्रो होने लगी, जस्ट बिकॉज कि इंडिया उन्हें फीड कर रहा है ये सारे रिसोर्सेज। इसी रीज़न की वजह से कहते हैं कि ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया एक फीडर इकोनॉमी बन गई थी। इससे क्वेश्चन आते हैं कि फीडर इकोनॉमी क्यों कहा जाता है वगैरह वगैरह। और अब हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स आ तो गए, रूल तो करने लगे, बट उन लोग ने क्या क्या किया कि भाई इंडिया की इकोनॉमी और वीक होती जाए एंड उनकी इकोनॉमी और स्ट्रांग होती जाए। इसके लिए उनने कल्चरल सेक्टर में क्या क्या किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या किया, फॉरेन सेक्टर में क्या पॉलिसीज़ लाई, दुनिया भर की चीज़ें की, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी बहुत ईजी 4 पॉइंट्स है जो तुम्हें समझने हैं, और कुछ नहीं है। पहला है लैंड सेटलमेंट सिस्टम, उसके बाद है लैक ऑफ रिसोर्सेज, स्कैर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, देन है कमर्शलाइजेशन ऑफ लैंड। ये 4 पॉइंट है क्या। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यही चीज़, जो फर्स्ट पॉइंट है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। इससे क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ आता है, तो ध्यान से सुनो। ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने कहा कि यार अगर जितने भी इंडियंस हैं, जो भी है, अगर वो लोग एक ज़मीन ओन कर रहे हैं, अगर वो लोग एक लैंड ओन कर रहे हैं, तो उन्हें एक अमाउंट देना पड़ेगा जिसको हम लोग कहते हैं लगान। अब देखो, ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने कहा कि यार जितने भी ज़मींदार हैं इंडिया में, ज़मींदार कौन होते हैं? जिनके पास ज़मीन होती है, जिनके पास लैंड होता है, जो लैंड ओनर्स हैं, उन लोग से कहा इन लोगों ने कि भाई आपको ना अपने जो लैंड आप ओन कर रहे हो, आप हम लोग को पैसे भी दो। क्यों? क्योंकि आप लैंड ओन कर रहे हो यार, ऑब्वियसली पैसे तो देने पड़ेंगे क्योंकि हम लोग लुटेरे हैं, हम लोग लूट रहे हैं आपको, तो आप पैसे भी दो।
अब यार मैं ज़मींदार हूँ, मैं सोच रहा हूँ भाई मैं लाऊँ कहाँ पैसे, पैसे लाऊँ कहाँ से जो मैं ब्रिटिशर्स को दे पाऊँ, बट मुझे अपना लैंड भी चाहिए। तो मैं जो लैंड में जो फार्मर्स जो काम कर रहे हैं, जो टिलर्स होते हैं, उन्हें टिलर्स कहते हैं, जो फार्मर्स वो काम कर रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा भाई तू जल्दी काम कर, तू जितना काम कर रहा है कर, ठीक है। तुझे 10 रुपये मिल रहे थे कल, नहीं आज 5 रुपये मिलेंगे। क्यों? मुझे 5 रुपये ब्रिटिशर्स को देने हैं, इसलिए मैं तुम्हें 5 रुपये दूंगा। इससे क्या हुआ भाई? इससे हुआ एग्रीकल्चरल सेक्टर तबाह, क्योंकि अब मिल रहे हैं भाई टिलर्स को 5 रुपये। वो लोग इतनी मजदूरी कर रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें कर रहे हैं, एंड ये तो नॉर्मल चीज़ है। इन लोग ने जो अत्याचार किए होंगे जो बुक्स में नहीं होता, कि भाई ऑब्वियसली भाई टॉर्चर वॉर्चर, दुनिया भर का मेंटल स्ट्रेस, दुनिया भर की चीज़ें वो इन टेलर्स के ऊपर आई होगी, एंड ये लोग एक्सप्लॉइट हुए होंगे बहुत ज़्यादा। तो ऐसा हुआ एंड टेलर्स क्या होने लगे? एक्सप्लॉइट होने लगे काफ़ी ज़्यादा। फिर बाकी लैक ऑफ रिसोर्सेज तो तुम्हें पता ही है, इंडिया में भाई रिसोर्सेज अब इतने ज़्यादा जब यूटिलाइज हो रहे हैं, भाई मुझे फर्टिलाइज़र भी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सर मुझे ये सब ला के दो, और ज़मींदार कह रहा है भाड़ में जाए भाई, मैं नहीं दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पैसा चाहिए भाई, मैं क्यों खर्च करूँ इस गधे पे। अब क्या हुआ? इस वजह से एक लैक ऑफ रिसोर्स हो गया कि यार है ही नहीं भाई कोई फर्टिलाइज़र, ना फैसिलिटी है, किससे करें, वही फावड़ा मार रहे हैं, उसी से कुछ कर रहे हैं किसी तरह। अब लैक ऑफ या फिर स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बोल लो तुम, कि यार अब पैसा भी नहीं है यार, लैंड को कैसे ग्रो करें, कोई पैसा ही नहीं दे रहा, कोई पब्लिक इन्वेस्टमेंट ही नहीं दे रही, तो कैसे हम लोग ग्रो कर पाएँ, ये होगा। उसके बाद हुआ कमर्शियलाइजेशन ऑफ लैंड, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा, जो तुम्हें अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि ये आता है एग्ज़ाम में, और जो एग्ज़ाम में आता है वो हमें ध्यान से पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मार्क्स कटते हैं। अब देखो, कमर्शियलाइजेशन का सिंपल मतलब है, कैपिटलिज्म से रिलेटेड है, सिंपल है पैसा, ठीक है, पैसा। कमर्शियलाइजेशन मतलब पैसा, पैसा ऑफ लैंड का मतलब है कि यार ब्रिटिशर्स ने कहा कि ब्रो तुम लोग टमाटर उगा रहे हो, आलू उगा रहे हो, तुम लोग आलू हो क्या जो तुम आलू उगा रहे हो? हाँ, आलू से थोड़ी ना पैसा मिल रहा है, हम लोग को तो अब्रॉड में फूल बेच के, इंडिगो बेच के पैसा मिल रहा है, ठीक है। वो लोग ये कहने लगे कि ब्रो क्या क्या फूल, पौधे, मिट्टी, आलू क्या उगा रहे हो तुम लोग अपनी ज़मीन पे, तुम लोग ये हम लोग का पौधा लो और ये पौधा उगाओ। अब ज़मीन तो ज़मीन है भाई, ज़मीन सबके लिए इक्वल है, ठीक है। ज़मीन ने कहा कि यार ऐसे पौधे उग रहे हैं जब मेरे पे, तो मैं फर्टिलाइजेशन तो लूज़ करूँगी ना। अब ऐसे थोड़ी ना कि यार सब सहते रहेगी ज़मीन, ज़मीन पे इतनी हैवी क्रॉप ग्रो हो रही है। अब तुम खुद सोचो, तुम गेम खेलते हो, तुम अपने फ़ोन में GTA 6 रन करो, ठीक है, अपने फ़ोन के अंदर रन कर पाओगे? नहीं ना, फूक जाएगा। वैसे ही भाई ज़मीन भी फूक गई। क्यों? क्योंकि इंडिगो डाल रहे हैं हम लोग। अब ऐसा ज़मीन की फर्टिलिटी ख़त्म होने लगी, और ऐसे ज़मीन भी एग्रीकल्चरल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा हार्म होने लगी, और ज़मीन की फर्टिलिटी कम होगी। चारों पॉइंट कवर हो गए। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम लोग आ चुके हैं, सेम डायग्राम एज द प्रीवियस वन, जो फीडर इकोनॉमी वाला, शायद तुम्हें याद होगा डायग्राम, सेम डायग्राम है, बट थोड़े से पॉइंट है जो मैं ऐड करूंगा इसमें। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि इंपोर्ट ड्यूटीज हटा दी, टैक्सेस वगैरह ज़ीरो। अगर आप इंडिया से कुछ भी उठा रहे हो और ब्रिटिश में ला रहे हो, ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ला रहे हो, देन आपको कुछ भी टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे, आपको इंपोर्ट ड्यूटी, कुछ चार्जेस ऐसा कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। एंड अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर आप ब्रिटिश एम्पायर से इंडिया पे कुछ डाल रहे हो, कुछ भेज रहे हो, तो भी आपको कोई टैक्सेस नहीं देने। अब तुम लोग सोचोगे ये ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, ये लोग तो लुटेरे हैं। भाई वो लोग लुटेरे हैं इसलिए वो कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि क्या हुआ था कि भाई तुम खुद सोचो, कौन इंपोर्ट्स ले रहा है, कौन रॉ मटेरियल सबसे ज़्यादा उठा रहे हैं इंडिया से? ब्रिटिशर्स। कौन एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल? ब्रिटिशर्स। तो भाई वो खुद थोड़ी ना टैक्स देंगे, इसलिए उन लोग ने ये कम कर दिया। कम क्या, हटा ही दिया। अब देखो इतना ही काफ़ी नहीं था, उन लोग ने क्या किया कि यार उन लोग को पता है यार इंडिया में सब लोग हैंडीक्राफ्ट गुड्स यूज़ करते हैं, जो वहाँ पे बनता है वो लोग वही यूज़ करते हैं। उन लोग ने कहा भाई जो आप बना रहे हो ना, उसको भी हम लोग एक्सपोर्ट अगर आप करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको इंपोर्ट ड्यूटीज़ देनी पड़ेगी एंड दुनिया भर के चार्जेस देने पड़ेंगे। ऐसे क्या हुआ कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी वो भी डिक्लाइन में आ गई। अब तुम खुद सोचो, जब हैंडीक्राफ्ट खत्म हो गया इंडिया में, हैंडीक्राफ्ट एकदम डिक्लाइन पे है, तुम जिस इंडिया में हो, तुम जिस मटका वाले से मटका लेते थे हर रोज़, वो मटका वाला अपना जॉब छोड़ के चला गया, वो अनएम्प्लॉयड हो गया। क्यों? क्योंकि भाई अब वो पैसे ही नहीं कमा पा रहा, जो हैंडीक्राफ्ट वो काम करता था वो हो ही नहीं रहा। अब तुम क्या करोगे, तुम देखोगे कि यार जो ब्रिटिशर्स जो मटका दे रहे हैं, चलो मैं वो खरीद लेता हूँ। ऐसे ही तुम एक मटका खरीदे, तुमने कहा कि यार ब्रिटिशर्स जो रोटी दे रहे हैं मैं वो खरीद लेता हूँ, तो तुम उनकी रोटी भी खरीदने लगे, तुम दुनिया भर की चीज़ें उनसे ही लेने लगे, तो तुम क्या हो गए, उन पे डिपेंडेंट। ऐसे ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हो गए ब्रिटिशर्स के एक्सपोर्ट पे।
इन सब चीज़ों से क्या हुआ कि हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, भाई जो घड़ा बनाने वाला था वो तो उठ के चला गया ना, वो तो अनएम्प्लॉयड हो गया। तो अब घड़ा कौन बनाएगा, वो तो हो गया अनएम्प्लॉयड। उसके बाद आता है इंडिया बिकेम डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिश एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। तुम्हें पता है, मैंने समझा दिया है ईजिली, ये भी कर लोगे। उसके बाद आता है डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ये भी मैंने अच्छे से समझा दिया है। लास्ट पॉइंट आता है लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, ये तो मैंने बताया ही नहीं, एंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। कैपिटल गुड क्या होता है, कैपिटल गुड इंडस्ट्री क्या होती है? सिंपल होती है जो इंडस्ट्री टूल्स वगैरह बनाती है, टूल्स बना दिया, मशीन्स बना दी, इक्विपमेंट, ट्रैक्टर वगैरह बना रही है, क्रेन्स बना रही है, उन्हें कहते हैं कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। ये सिंपल पॉइंट है। इंडिया में क्या था, लैक था, लैक ऑफ कैपिटल गुड, मतलब था ही नहीं। तो ऑफ कोर्स कैपिटल, जब अब खुद सोचो एक कंट्री है जहाँ पे ऐसी भी मशीन्स नहीं है जो इंक्रीज़ कर पाए वहाँ की जीडीपी वगैरह, नेशनल इनकम कुछ इंक्रीज़ कर पाए, वहाँ पे वो भी नहीं था। ऊपर से ब्रिटिशर्स ने इतना सब कुछ नाटक कर दिया था, तो क्या होगा, डिक्लाइन होगा। किसमें, जीडीपी में डिक्लाइन होगा। अब भाई बात आती है फॉरेन ट्रेड की। इसमें भी 3 पॉइंट्स हैं, बहुत ईजी है, बहुत ईजीली समझ जाओगे। एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फाइनल गुड्स, सेम पॉइंट है जो तुम्हें 2 बार मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। वो जो साइकिल अपन बनाते हैं ना, फीडर इकोनॉमी, तो वही है। इसमें एक्सपोर्टर बन चुके थे हम लोग, हम लोग रॉ मटेरियल दुनिया भर का एक्सपोर्ट करे जा रहे थे एंड इम्पोर्ट करे जा रहे थे फाइनल गुड्स, इतना इम्पोर्ट कर रहे हैं, और ऐसा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था, मोनोपोली हुई थी ब्रिटिशर्स की। सेकेंड पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है। अब तुम खुद सोचो, मैंने तुम्हें बता चुका है 2-3 बार कि यार इंडिया बना था डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिशर्स। क्यों? क्योंकि भाई वहीं से फाइनल गुड आ रहे। तो ब्रिटिशर्स ने मोनोपोली जमा ली थी इंडियन मार्केट में। उन लोग ने और भी एक और चीज़ें की थी मोनोपोली जमाने के लिए। उनने क्या किया था, उनने बोला था भाई इंडिया को, ब्रो भाई तुम लोग अगर कहीं और एक्सपोर्ट कर रहे हो बंद कर दो, सिर्फ ब्रिटिश में ही तुम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, तुम अपनी प्रोडक्ट सिर्फ ब्रिटिश से ही लेन देन करोगे और दुनिया भर में कहीं नहीं बेचना, ठीक है, सिर्फ ब्रिटिश में ही बेचना। मतलब काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड था और ऐसा सीन था। एंड दूसरा पॉइंट आता है कि सूज कैनल भी खोल दी थी, जिसमें ब्रिटिश और इंडिया के राउट वगैरह, ट्रेडिंग राउट्स को भी और ज़्यादा एफिशिएंट बना दिया था ताकि इंडिया ब्रिटिश से ही ट्रेड कर पाए ढंग से। लास्ट पॉइंट आता है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, एक्सपोर्ट सरप्लस इकोनॉमी। इसका मतलब क्या होता है भाई, एक्सपोर्ट सरप्लस इकोनॉमी क्या होता है? एक्सपोर्ट सरप्लस, तुम्हें पता है कि इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था रॉ मटेरियल्स ब्रिटिशर्स को, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था। ज़्यादा को ही हम कहते हैं सरप्लस, वही सेम पॉइंट यहाँ पे लिखा है। अब इंडिया अगर इतना ज़्यादा भाई हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग चीज़ें देते जा रहे हैं तो कम होगा ना चीज़ें। इसलिए इंडिया एक एक्सपोर्ट सरप्लस इकोनॉमी बन गया, जिससे यार वेल्थ कम हो गई। इंडिया से सब कुछ बाहर जा रहा है, ऑफ कोर्स वेल्थ कम होगी ना। अब ब्रिटिशर्स जितना भी पैसा बनाते थे इंडिया से, वो क्या करते थे, वो वॉर वगैरह दुनिया भर की चीज़ों में, आलतू फालतू चीज़ों में स्पेंड कर रहे थे कि भाई वॉर, चलो भाई लड़ाई करते हैं, वॉर में हम लोग 1-2 लोगों के पैर वैर तोड़ देंगे, बढ़िया हम लोग की इकोनॉमी ग्रो होगी। ऐसा उन लोगों ने सोचा था। ऐसा एक्चुअली नहीं होता है। क्या होता है, हमें इंडिया में ही इकोनॉमी में ही री इन्वेस्ट करना पड़ता है पैसा, तब जाके ग्रो होती है। पर उनने क्या किया, उनने मनी किया स्पेंड ऑन वॉर्स। ये 3 पॉइंट हैं, ये एग्जाम में आ सकते हैं, तो भाइयों एक बार रुक जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो। अब आता है हम लोग का लास्ट पॉइंट, जो कि तुम्हें प्रार्थना करने से भी ज़्यादा मार्क्स दिलाएगा, जो कि है डेमोग्राफिक कंडीशन। इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में काफ़ी मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान से सुन लेना। डेमोग्राफिक कंडीशन क्या होती है कि भाई जो डेथ रेट है, बर्थ रेट है, तुम न्यूज़ में देखते रहते हो भाई यहाँ पे इतने बच्चे मर रहे हैं, यहाँ पे इतने पॉपुलेशन हो रही है, ये वो, इंडिया की बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और लिटरेसी रेट, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। एंड इन्हें मैं जस्ट लिस्ट कर दूंगा, क्योंकि इसमें कुछ कहानी सुनाने वाली बात नहीं है, सीधे लिस्ट करूंगा, सीधे तुम लोग लिख के रट लेना, और कुछ नहीं कर सकते इसमें जेन्युइनली कुछ नहीं कर सकते। पहले इसमें आता है हमारा पहला डब्बा, जिसमें आता है बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तुम दोनों को एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो, खुद पढ़ो, थोड़ा दिमाग एफर्ट लगाओ। 48 आउट ऑफ एवरी 1000 पीपल, एंड देन डेथ रेट है 40 आउट ऑफ एवरी 1000 पीपल। अब आता है उसके नीचे वाला डिब्बा जो है लिटरेसी रेट। ओवरऑल जितने भी लोगों को मिला के उतनी लिटरेसी क्या थी, 16%। ओवरऑल लिटरेसी वॉज 16% इन ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश लोग कॉलोनाइज करके रखे थे। वुमेन की थी 60%, अभी भी आई थिंक उतनी ही है। लिटरेसी का मतलब ये नहीं होता कि एजुकेटेड भाई 12th पास नहीं होता भाई, पेन हाथ पकड़ के ये लोग लिख पा रहे हैं, ये लोग बोल पा रहे हैं, उसका मतलब होता है लिटरेसी, और वो भी इतनी कम थी। अब तुम खुद देख लो। उसके बाद आता है हमारा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इसका मतलब होता है कि जो बच्चे 1 साल से कम की उम्र में जी पाएँ। ध्यान से समझना, पहले
218 बच्चे मर जाते थे आउट ऑफ एवरी 1000 बच्चे जो 1 साल से कम की उम्र के थे। अभी कितना है? अभी 32 है, जो कि बहुत कम हो गया है। उसके नीचे वाला डिब्बा आ जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पहले थी 32 ईयर्स, भाई बहुत कम है। इमेजिन तुम जा रहे हो, तुमने कॉलेज कंप्लीट किया, तुम मजदूरी कर रहे हो ब्रिटिशर्स की, एंड तुम भाई रिटायरमेंट से पहले मर जा रहे हो। रिटायरमेंट की एज से पहले मर जाना, ऐसा पहले होता था। अभी क्या हो रहा है? अभी ये लोग रिटायरमेंट की एज के बाद मर रहे हैं, तो अच्छी बात है। 69 ईयर्स, दैट इज़ गुड। एंड इन 4 डब्बों के अलावा 2 और पॉइंट्स थे जो लाइक उसमें ऐसे स्टार्ट्स नहीं थे, तो मैंने लिखा नहीं है, जो ऐसी वर्बली मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। एक तो हेल्थ कंडीशन बहुत बेकार थी, वाहियात, और उसके बाद थी हेल्थ कंडीशन के बाद बहुत गरीब भी लोग थे, एकदम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कचरा था, गरीबी बहुत ज़्यादा थी एंड लोगों की हेल्थ भी बहुत बेकार थी। ये चीज़ भी तुम लोग लिख सकते हो डेमोग्राफिक्स में, अगर ये एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन, एंड इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए इन 4 पॉइंट्स को थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ना और समझना। लास्ट टॉपिक है पॉजिटिव्स। देखो पॉजिटिव भी मैं नहीं बोलूँगा, ये एकदम गलत चीज़ कही है बुक वगैरह में, जहाँ पे भी लिखा है पॉजिटिव नहीं कहते इस चीज़ को। वो लोग ने रोड इसलिए बनाई ताकि उनके खुद के गुड्स ट्रांसफ़र हो पाएँ, रेलवेज़ भी उन लोग ने खुद के गुड्स के लिए किया, एयर वाटर कम्युनिकेशन सब खुद के लिए किया, एंड ऐसा हुआ। ये लास्ट चीज़ है, 4 पॉइंट्स है, एग्ज़ाम में आ सकते हैं, रट्टा मारो, स्क्रीनशॉट लो, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, इजीली याद हो जाएगा। तो बोनस पॉइंट में हम लोग के पास बहुत बोनस इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है, बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल। उसके बाद तुम लोग सोच रहे होगे शोम भाई आपने क्या स्टेट्स के नाम लिख दिया, ये क्या चीज़ है? कुछ नहीं है, सिंपल है। बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल में क्या हुआ भाई, एग्रीकल्चरल सेक्टर कम हो गया, डिक्लाइन पे आ गया, बट इंडस्ट्रियल सेक्टर वहाँ पे एकदम फ्लरिश कर रहा था, बढ़ रहा था। और उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब में क्या हुआ कि एग्रीकल्चरल सेक्टर काफ़ी बढ़ गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आया था जो मैं नहीं कर पाया था इवन आफ्टर डूइंग दिस चैप्टर, तो मैंने सोचा मैं ये चीज़ इंक्लूड कर दूँ, क्योंकि ये अगर तुम छोड़ गए क्या फ़ायदा भाई, फिर 1 मार्क चला गया, इतना पढ़ा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। तो इसलिए ये याद रखना। चैप्टर हो गया ख़त्म। मुझे पता है ये आउटरो तुम लोग नहीं देखने वाले हो, तो बाय बाय। लाइक, सब्सक्राइब, जो भी शेयर वेयर करना है तुम, जो भी करना है तुम कर देना। नेक्स्ट वीडियो पे बट तुम क्लिक करोगे और होपफुली मेरी वीडियो होगी, तो उसमें मिलते हैं। बाय बाय।